हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार आनंद आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थ संवाद पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑल यू आर हार्टली वेलकम। आज के इस क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें 20 क्वेश्चन के सेट में से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को ही किया था, तो अगले 20 में से जो 10 क्वेश्चंस बचते हैं उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास पे आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बच्चों। देखिए, ये है आपके बोर्ड पे जो पिछला 10 क्वेश्चन दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत 10 प्रश्न हो चुके थे। अब ये आपके बोर्ड पे है बच्चों 11वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर बोर्ड राइट नाउ। ठीक है, इसमें पढ़िए आप लोग कि रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की प्रकृति है। रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। देखिए पूछ रहा है ना कि What is the nature of Robbins' definition of scarcity? दुर्लभता संबंधी परिभाषा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जब हम परिभाषा के सभी पक्षों से अवगत हो जाएंगे, समझ हमारी उन पे बेहतर हो जाएगी, पकड़ हमारी बेहतर हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे जानिए कि वहां फिर उस परिभाषा के संदर्भ में या कोई भी टॉपिक होगा, कहीं से भी प्रश्न आएगा तो उन प्रश्नों को हम लोग सही हल करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, इतना मन से पढ़िए, इतना बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए जिससे कि आप उस पर बेहतर समझ बना सकें। ये ध्यान में रख करके किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैटर को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न है बेटा ना, जो विशेषज्ञ होता है वो उसके हर एस्पेक्ट से, टॉपिक के हर एस्पेक्ट से संबंधित होता है। वो किसी भी टॉपिक, किसी भी फैक्ट को, किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रश्न के रूप में पिक कर सकता है और आपकी परीक्षा में वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यह क्या है, स्थैतिक प्रकृति है, प्रायोगिक प्रकृति है, स्टैटिक नेचर है, डायनामिक नेचर है, कि कंपैरेटिव स्टैटिक नेचर या तुलनात्मक स्थैतिक प्रकृति जिसको कहते हैं, या आंशिक विश्लेषण प्रकृति है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक समय बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा कि एक समय बिंदु पर कोई संसाधन या उत्पादन के साधन कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, उसी समय बिंदु पर आवश्यकताएं कितनी हैं, इन संसाधनों का इन आवश्यकताओं से, ठीक है, इन रिसोर्सेज का इन रिक्वायरमेंट से किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए, बनाया जाए, कैसे इनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए, किस प्रकार की व्यवस्था या तंत्र की स्थापना की जाए जिससे कि इन दुर्लभ संसाधनों से मनुष्य की अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति संभव हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक समय बिंदु की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी विशिष्ट समय बिंदु पर हमारे समक्ष कितने उपलब्ध संसाधन हैं और कितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, कितना बेहतर इस्तेमाल किया जाए, कितनी मितव्ययी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति, मनुष्य की या आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो जब हम किसी चीज का अध्ययन या विश्लेषण किसी समय बिंदु पर करते हैं तो वो निश्चित तौर पे ये समझिए कि स्थैतिक प्रकृति की होती है, स्टैटिक नेचर की होती है। ठीक है, इतना अपने दिमाग में रखिएगा। अर्थशास्त्र के विश्लेषण की दो दृष्टिकोण हमारे सामने आता है। एक को कहते हैं, दो क्या तीन आता है, स्थैतिक दृष्टिकोण, स्थैतिक दृष्टिकोण, स्टैटिक। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रायोगिक दृष्टिकोण या प्रायोगिक विश्लेषण कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रायोगिक दृष्टिकोण। और तीसरा है बेटा तुलनात्मक स्थैतिक। अभी हम लोग अर्थशास्त्र के स्वरूप के बारे में एक क्लास लेंगे, उसमें अर्थशास्त्र के स्वरूप को निर्धारित करने संबंधी जो भी तथ्य है उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब संदर्भ आया है तो समझ लीजिए कि तुलनात्मक स्थैतिक दृष्टिकोण। ठीक है, तुलनात्मक स्थैतिक दृष्टिकोण, ये तीन मुख्य जो है विश्लेषण की तरीके हैं जिनके आधार पर अर्थशास्त्र से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान का प्रयास अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्थैतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि दिए हुए समस्या के संदर्भ में जो भी तथ्य हैं या जो भी साधन है, जो भी आवश्यकता है, वो प्रकृति में स्थिर है, उनका नेचर क्या है, स्थिर है, उतनी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रायोगिक का मतलब कि जो समस्या है, उन समस्या से संबंधित जो चर हैं उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उन परिवर्तनों को समाहित करते हुए जब अर्थशास्त्री कोई अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो उसको कहते हैं कि ये विश्लेषण प्रायोगिक प्रकृति का विश्लेषण है। ठीक है, और तुलनात्मक स्थिति क्या होता है, तुलनात्मक स्थिति मतलब दो बिंदुओं की आपस में तुलना। 1920 में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी,
2024 में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, इन दोनों में क्या अंतर आया है, यहां से यहां की तुलना जब करते हैं तो इस प्रकार का विश्लेषण ये तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण या कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस होता है। क्लियर है। तो अर्थशास्त्र की जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसमें जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि साधन दुर्लभ हैं या सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं, और ये जो कहने का तात्पर्य है इसमें परिवर्तन को समाहित नहीं किया गया है। ठीक है, परिवर्तन को समाहित कब करेंगे, जब यहां से यहां के बीच में एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत की स्थितियों का विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उस समय अवधि में विभिन्न कालखंड में विभिन्न समय बिंदु पर जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनमें परिवर्तन होगा, आवश्यकता में भी परिवर्तन होगा और आवश्यकता को पूरा करने वाले संसाधनों में भी परिवर्तन होगा। क्लियर है। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जो प्रकृति है बच्चों वो क्या है, आंख बंद करके लगाइएगा, स्थैतिक प्रकृति की है, स्टैटिक नेचर की है। क्लियर है। ये स्थैतिक और प्रायोगिक जो है 1920 से पहले, वर्ष 1900 या कहिए सन 1920 से पहले अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी आर्थिक विश्लेषण किया जाता रहा है वो मुख्यतः स्थैतिक प्रकृति का ही विश्लेषण हुआ करता था। 1920 के बाद जो समस्याएं आई अर्थशास्त्रियों के समक्ष, उनमें उनका विश्लेषण जो है वो स्थैतिक प्रकृति से परिवर्तित होकर के, या कह सकते हैं कि समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण का जो तरीका था वो निरंतर प्रायोगिक होता गया। ठीक है, पहले क्या था, मुख्यतः स्थैतिक प्रकृति का विश्लेषण किया जाता था अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र के संबंधित विविध मुद्दों पर, पक्षों पर। ठीक है, लेकिन 1920 के बाद प्रायोगिक विश्लेषण का ट्रेंड भी धीरे धीरे शुरू हुआ और उसमें निरंतर वृद्धि होती गई। क्लियर है। और तुलनात्मक स्थैतिक प्रकृति ये जो है तुलनात्मक, अच्छा स्थैतिक और प्रायोगिक ये जो है रैगनर फ्रिस, जो कि रैगनर फ्रिस याद रखिएगा, रैगनर फ्रिस महोदय ने सबसे पहले स्थैतिक और प्रायोगिक के बीच में मध्य अंतर किया था कि ये इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है, इनमें ये अंतर होता है। ठीक है, तो ये रैगनर फ्रिस के नाम से स्थैतिक प्रकृति और प्रायोगिक प्रकृति विश्लेषण की जो दो दृष्टियां हैं या प्रकार हैं, ठीक है, स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण या स्थैतिक प्रकृति का विश्लेषण और प्रायोगिक प्रकृति का विश्लेषण, ये अंतर जो है सबसे पहले रैगनर फ्रिस ने किया था। एक आपका फैक्ट ये भी मिल जाता है, परीक्षा से संबंधित हो सकता है कि इस तथ्य से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बेटा, स्थैतिक प्रकृति का, स्टैटिक नेचर का है। ठीक है, स्थैतिक प्रकृति मतलब जो समस्या होती है, ठीक है, और जो समाधान होता है, समाधान से संबंधित जो चर होते हैं, इन दोनों में जो संबंध स्थापित होता है वो एक फलनात्मक संबंध होता है और इन चरों में, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन को समाहित करते हुए अपने विश्लेषण को का प्रतिपादन किया जाता है तो ऐसा विश्लेषण जो है वो प्रायोगिक प्रकृति का कहा जाएगा। और किसी समय बिंदु पर क्या स्थिति है, कितने संसाधन उपलब्ध है, कितनी आवश्यकता है, इसके बीच में अध्ययन, संबंधों के बीच में अध्ययन करना है। अगर इस प्रकार की प्रकृति होगी, इसमें परिवर्तन को की गुंजाइश को नकार दिया जाएगा तो वो विश्लेषण की प्रकृति उसकी क्या हो जाएगी, स्थैतिक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन की यहाँ पे चर्चा ही नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में लियोनेल रॉबिन्स ने मनुष्य की आवश्यकताओं को, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि लियोनेल रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है ना, उसमें आवश्यकता की, अगर आवश्यकता शब्द का इस्तेमाल होता हो या फिर साध्य का इस्तेमाल होता हो या फिर उद्देश्य का इस्तेमाल होता हो या फिर लक्ष्य शब्द का इस्तेमाल होता हो, इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा में इन तीनों का अर्थ एक ही है और इसलिए एक दूसरे की जगह पे इनका उपयोग किया जा सकता है। आपकी परीक्षा में जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्पेसिफिक बुक ही तो पढ़ रहे होंगे ना, स्पेसिफिक बुक में एक विशेष दे दिया गया है, आवश्यकता मान लीजिए शब्द रख दिया गया कि सीमित असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के मध्य मानव व्यवहार के, सीमित संसाधनों के मध्य मानव व्यवहार के अध्ययन का नाम जो है वो अर्थशास्त्र है। ठीक है, रॉबिन्स की नजर में या दृष्टि में। तो अगर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में आ जाए, साध्य शब्द आ जाए,
तो वहां पे कंफ्यूज। हमने देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है। अपने आप को एग्जाम में जाने से पहले इतना व्यवस्थित कर लीजिए, इतना संतुलित कर लीजिए, इतना बेहतर कर लीजिए कि वो प्रेशर आपका जो है वो नगण्य हो जाए। ठीक है, तो साथ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस कंफ्यूजन में आपका 15-20 सेकेंड या 1 मिनट चला जाता है। तो सोच लीजिए कि एक प्रश्न जो है, जो बाद में कुछ प्रश्न हल करते समय 2 घंटे में पता चला कि 105 प्रश्न पे ही तक ही पहुंच पाए और 5 मिनट वाली घंटी बज गई, तो क्या करते हैं 20 प्रश्न को सी 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 बी 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 ए रंग दिया, ऐसे करते हैं। सामान्य साइकोलॉजी होती है, ये सामान्य प्रवृत्ति होती है अभ्यर्थियों की या एस्पिरेंट्स की। ठीक है, तो अगर समय को नहीं बचाएंगे तो ये 20 प्रश्न जो है, इसमें से 20 प्रश्न में से अगर आप पढ़ करके विकल्पों को करते, प्रश्न को पढ़ करके करते, तो मान लीजिए कि 15 प्रश्न सही करते और इस तरह से कोई एक विकल्प ए या बी या सी कोई भी उठा लेते हैं, आप कर लेते हैं, तो उसमें आपका 2-4 सही होगा। कितना बड़ा घाटा हो गया, सारी मेहनत पे पानी फिर गया बच्चों। ऐसी स्थिति ना आए आप लोगों के सामने। ठीक है, इसीलिए अपनी तैयारी, अपना प्रयास एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले जितना सक्षम है, जितना आपके अंदर क्षमता है, योग्यता है, काबिलियत है, जितनी आपके अंदर कैलिबर है, सबको दे दीजिए उसको। चलिए, अर्थशास्त्र की दुर्लभता के निहित परिभाषा में लियोनल रॉबिन्स ने मनुष्य की आवश्यकताओं या उद्देश्यों के संबंध में क्या मत व्यक्त किया है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी उस संकल्पना पे या कॉन्सेप्ट पे कितनी समझ है, इसको बेस बना करके पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपसे मुझे बस एकमात्र अपेक्षा है और आप लोगों से मेरा बस एकमात्र निवेदन या आग्रह है कि जो क्लास पर चलती है, जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, जो टॉपिक आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा, टॉपिक के डिस्कस करने की जो जहां तक बात होती है ना, तो पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद से उस पे आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे एमसीक्यू के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पीवाईक्यू मतलब जो विगत वर्ष में उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह से आपकी समझ निश्चित तौर पे बेहतर हो जाएगी। बस आपसे आग्रह क्या है, आपसे आग्रह यह है कि जो ये क्लास चलती है, इस क्लास में जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों, जब आप लोग ये वीडियो देखा करिए ना, तो इस वीडियो को देखते समय जैसे आप पढ़ते हैं बुक लेकर के, और बुक लेकर के जितना ही कंसंट्रेट होकर के, तन्मय होकर के पढ़ते हैं, उतना ही वो चीज आपके दिमाग में व्यवस्थित होती जाती है बेहतर तरीके से। उसी तरह से जब आप इस वीडियो को देखिएगा, क्लासेस की जितनी वीडियोज आपको जाती है ना, उन वीडियोज को देखिएगा, तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। जहां पे आपको लगे, मैं एम्फेसिस करता चलूंगा ना, जहां पे आपको लगे कि ये फैक्ट हमारी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकता है, तनिक भी गुंजाइश आपको लगे, वहां पे उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपका नोट्स बेहतर बनता जाएगा। ठीक है, चलिए, What opinion has Leonard Robbins expressed regarding human needs objectives in the scarcity-centric definition of economics? Select the most appropriate option given below. चलिए, सभी आवश्यकताएं एक समान श्रेणी की हैं। आवश्यकताएं क्या है बेटा? आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं क्या हैं? दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जब बात होती है तो वहां पे आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी प्रकृति क्या है? असीमित हैं। असीमित तो है ही, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले हम मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो ये हमारा व्यवहारिक अनुभव बताता है कि मानव किसी समय बिंदु पर पूर्णतः संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, सिवाय साधु सन्यासी और ऐसे उच्च महात्माओं के, जो कि समाज की या दुनिया की हकीकत जान गए हैं और उसके बाद से कहते हैं कि अरे सब निरर्थक है, और निरपेक्ष दृष्टा या तटस्थ दृष्टा के रूप में मानव गतिविधियों को, संसार की जगत की गतिविधियों का अवलोकन मात्र करते हैं, है ना। तो सबके बस की ये बात नहीं है। उसके लिए अपनी मन स्थिति को तपस्या साधना के साथ क्रमशः उन्नत करते करते एक उच्चतम शिखर पर ले जाना पड़ता है, तब जाकर के वो समझ विकसित होती है, वो दृष्टि मनुष्य के अंतर्गत आती है, अंदर आती है कि सब मोह माया है, सब निरर्थक है। अन्यथा हमारे और आप जैसा सांसारिक मनुष्य क्या करता है,
जैसे आपने आपसे कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उन्हीं ख्वाहिशों के पीछे पूरा जीवन खत्म कर देता है मरने से पहले। जब वो रिकॉल करता है, जब आदमी मरता है ना, तो पूरा जीवन उसका एक बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग में, जैसे पिक्चर नहीं चलती है, देखते हैं हम लोग, पूरा जीवन घूम जाता है और निष्कर्ष निकलता है कि क्यों किया, हाय हाय इतना। इसका मतलब ये नहीं कि जेके मेहता की परिभाषा को आपकी इच्छाओं को कम करते करते एकदम न्यूनतम या समाप्त कर दिया जाए, उस वही बिंदु संतुष्टि का सर्वोच्च स्तर होगा, उसको मत स्वीकार करिए। आपका उद्देश्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है, ये उद्देश्य लेकर के चलिए। फिलहाल एक समय में एक उद्देश्य। चलिए, सभी आवश्यकताएं एक समान श्रेणी की, आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है। आवश्यकताएं असीमित का मतलब क्या है कि आपको परीक्षा में पास भी होना है, परीक्षा में बेहतर नंबर भी लाना है, और तमाम आपकी मन में इच्छाएं होंगी जिनको पूरा करना है ना। तो इच्छाएं तो आपके मन में उमड़ती घुमड़ती वो सावन की एक घटा जो होती हैं कि वो कहां से कितनी मात्रा में चली आए, ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक उसी तरह से मनुष्य के साथ इच्छाओं का संबंध होता है। किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं किसी समय बिंदु पर, खासकर गृहस्थ व्यक्ति की, सांसारिक मनुष्य की इच्छाएं किसी समय बिंदु पर पूर्णतः संतुष्ट हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक इच्छा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी इच्छाओं का वो कभी अंत ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सभी आवश्यकताएं, जितनी आवश्यकताएं या इच्छाएं हैं, सब एक समान श्रेणी की हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं ऐसी जगह पे है, गर्मी का सीजन है, बहुत तेज प्यास लगी है और आपको पानी की सख्त आवश्यकता है ना, और आपके सामने खाना भी आ गया, पानी भी आ गया, चाय भी आ गया, कॉफी भी आ गया, और तमाम चीजें आ गई। सबसे पहले, सबसे तीव्रता, सबसे ज्यादा आवश्यक उस समय क्या है? जब आप प्यास के मारे लग रहा है कि अब प्राण पखेड़ू, तो हे प्रभु ईश्वर बचाना, उड़ ना जाए, खत्म ना हो जाए, है ना, इतनी प्यास से आप जो है व्याकुल हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होगी? पानी की होगी, ठीक है। पानी जब पी लिया तो महसूस हुआ कि नहीं यार, भूख भी लगी थी, क्योंकि प्यास कम वक्त इतनी जोर की लगी थी कि भूख के ऊपर नजर ही नहीं जा रही थी। जब आपने पानी पिया, 4 घूंट पानी आपके हलक के अंदर गया, थोड़ा सा मन तृप्त हुआ, शांत हुआ, और ठंडे दिमाग से सोचा तो दिमाग ठंडा हुआ, तो कहते हैं अरे भूख भी लगी है। तो दूसरी आवश्यकता आपकी क्या हो गई? भूख हो गई, ठीक है। तीसरी आवश्यकता, जब भूख खत्म हो गई, खाना खा लिया, भूख मिट गई, तो आप कहते हैं हाँ यार थोड़ा सा कॉफी पी लेते, या आप लोग कहेंगे नहीं सर कॉफी नहीं, आइसक्रीम खा लेते, आइसक्रीम खा लेते। तो कहने का मतलब ये आवश्यकताएं कई होती हैं, और आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर उन आवश्यकताओं की विविध श्रेणियां होती हैं, ठीक है। कई स्टेजेस होते हैं। जो सबसे तीव्र आवश्यकता होगी वो जो है सबसे उच्च श्रेणी की होगी, उसके बाद से निम्नतम श्रेणी, उसके बाद से कम तीव्र आवश्यकता, उससे कम श्रेणी की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए होगी, और इस तरह से आवश्यकताओं की कई श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी आवश्यकताएं एक समान श्रेणी की होती हैं। ऐसा नहीं है। आवश्यकताएं जो है, सभी आवश्यकताएं या सभी लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो समान श्रेणी के नहीं होते। जो जितना ही ज्यादा जिस समय बिंदु पर आवश्यक होता है या जरूरत महसूस होती है, उतना ही उसकी तीव्रता मनुष्य के लिए ज्यादा होती है, ठीक है। तो सभी आवश्यकताएं एक समान तीव्रता की होती नहीं है, ये आपका हो गया गलत। सभी आवश्यकताओं की श्रेणी समान नहीं है। हाँ भाई, समान तो नहीं है निश्चित तौर पे, लेकिन ये बड़ा असंदिग्ध, मतलब अस्पष्ट है ये, ठीक है। असंदिग्ध नहीं, अस्पष्ट है। सभी आवश्यकताओं की श्रेणी समान नहीं है, प्रत्येक आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं। ये सही है कि प्रत्येक आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैं, ठीक है। सभी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न तीव्रता की होती हैं। तो विकल्प इसमें क्या सही होगा? डी। देखिए, अगर आप कम पढ़े रहेंगे ना तो इसमें उलझेंगे, इसमें उलझेंगे। ये तो मान लीजिए कि सरसरी निगाह से भी आपने पढ़ा है, तो आपको लगता है कि नहीं सभी आवश्यकताएं समान श्रेणी की नहीं होती हैं, लेकिन सभी आवश्यकताओं की श्रेणी समान नहीं है। हाँ, ये भी सही है। प्रत्येक आवश्यकता विशिष्ट होती है, ये भी सही तथ्य है। लेकिन सबसे उपयुक्त द मोस्ट प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्स के अनुसार मुख्य आर्थिक समस्या है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? साधनों की दुर्लभता। साधनों की दुर्लभता एक समस्या है, ये मुख्य समस्या है। असीमित आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जब हम लोग व्यापक विशद विवेचना वर्णन विश्लेषण करेंगे, उसके सभी पक्षों से अवगत होंगे, तब फिर आप लोगों के दिमाग में कोई संशय नहीं रह जाएगा। कहीं से प्रश्न आया, आने दो, ठीक है। असीमित आवश्यकताएं, ये भी इससे संबंधित है, सही है ये। चयन या चुनाव की समस्या, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो रॉबिन्स के अनुसार मुख्य आर्थिक समस्या है
साधनों की दुर्लभता समस्या है, असीमित आवश्यकताएं समस्या है, चयन चुनाव की समस्या। अब आ जाइए, आपकी समझ कितनी बेहतर है। जो बच्चा जितनी ही ज्यादा मेहनत किया होगा उसकी समझ उतनी ही बेहतर होगी। अगर इसमें कुछ लोग ये लगा देंगे, कुछ लोग ये लगा देंगे, कुछ लोग ये लगा देंगे, और बड़े वीर पुरुष तो ऐसे भी होंगे ना कि इसको भी सही कर देंगे। उनसे आप लोगों को उनको जो है विचार में लाना ही नहीं है, उन वीर पुरुषों को जो कि ये भी सही करते हैं। मतलब वो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाली स्थिति में, श्रेणी में उनकी गणना करिएगा, ठीक है। सबसे उपयुक्त क्या होगा बच्चों? सबसे उपयुक्त होगा विकल्प सी, चयन की या चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या, ठीक है। सबसे उपयुक्त क्या हो गया? चुनाव की समस्या, ठीक है। अब चुनाव की समस्या, जैसे हमने आपसे कहा ना कि आइए इस पे आते हैं, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। किसके द्वारा दी गई है? लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। अब तक आप लोगों के दिमाग में ये चीज जो है स्थापित हो गई है, संबंधी परिभाषा। और इसके इस परिभाषा में ना 3 घटक हैं बच्चों। पहला घटक क्या है? असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताएं मनुष्य की क्या है? मनुष्य की किसी व्यक्तिगत मनुष्य की के संदर्भ में देखा जाए या फिर समाज के सामूहिक रूप से देखा जाए, सबकी आवश्यकताएं असीमित हैं। साधन क्या हैं? सीमित हैं। सीमित को हम लोग यहाँ पे दुर्लभ भी कह लेंगे। क्या कहेंगे? दुर्लभ। स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन ये है, ठीक है। दुर्लभ है साधन, दुर्लभ साधन। और क्या है? साधनों का वैकल्पिक उपयोग। साधन दुर्लभ ही नहीं है। एक समस्या केवल इतनी ही नहीं है अर्थशास्त्री के समक्ष कि साधन दुर्लभ हैं। समस्या इससे एक श्रेणी और ऊपर हो जाती है, या समस्या की श्रेणी और तब बढ़ जाती है जब साधन न केवल दुर्लभ होते हैं बल्कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। जितने साधन हैं उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं, अर्थात इस उपयोग में इस साधन का उपयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा तो किसी दूसरे उपयोग में होगा। हर साधन, प्रत्येक साधन कई उपयोगों में लाया सकता है। गेहूं से रोटी भी बन सकता है, गेहूं से मैदा भी बन सकता है, मैदे से कई सब चीजें प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। वैकल्पिक उपयोग। और इन तीनों, ये 3 मुख्य समस्याएं हैं या ये 3 मुख्य तथ्य हैं जिन पर अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स की परिभाषा आधारित है। इन तीनों समस्याओं का सम्मिलित स्वरूप जब होता है ना, तो ये आता है हमारे सामने चयन की समस्या के रूप में। चयन की समस्या कहिए या चुनाव की समस्या कहिए, ठीक है। ये चयन की समस्या के रूप में आता है और लियोनल रॉबिन्स कहते हैं कि ये चयन की समस्या ही जो है वो मुख्य आर्थिक समस्या है, और इसी मुख्य आर्थिक समस्या के समाधान का प्रयास अर्थशास्त्र करता है। क्लियर है? चलिए आइए, तो प्रश्न नंबर 13, चयन या चुनाव की समस्या, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का सेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, बोर्ड पे जब आए ना तो उतनी तल्लीनता से इसको पढ़ करके इसके पक्षों को समझने की कोशिश करिए। जितना ही ये प्रश्न बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा, उतना ही तीव्र और प्रखर दृष्टि आपकी इन विकल्पों पे रहेगी और वहां पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे सही उत्तर का चयन करने में उतना ही ज्यादा सक्षम आप होंगे। क्लियर है? तो इस प्रश्न को समझने का बेहतर प्रयास करिए। और कब होगा? जब आप दिमाग से एकदम शांत, चित्त से एकदम एकाग्र और संतुलित स्थिति में रहेंगे, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है, इसका हम विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं। जॉन रॉबिन्स, दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के प्रतिपादक। और इनकी परिभाषा क्या है बच्चों? इनकी परिभाषा यही है जो यहाँ पे लिखा है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ईंट्स एंड स्केर्स मीन व्हिच हैज अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। Which has alternative uses, scarce means तो है ही, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। रॉबिन्स ने, इसके पहले
जितना एम्फेसिस मैंने किया था कि ध्यान से पढ़िएगा, उतना ही आसान प्रश्न आया, परिभाषा पूछ दिया, परिभाषा आप लोगों के दिमाग में रहती है। ठीक है, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के विवेचन में किस पद्धति को अपनाया है? Which method has Robbins adopted in the analysis of economics? आगमन पद्धति को, निगमन पद्धति को, ए और बी दोनों को किसी निश्चित पद्धति का अनुसरण नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए जब ये जो एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे उस टॉपिक का ना, तो इतना जान लीजिए कि फिर गुंजाइश बहुत कम बचेगी। हम इसलिए नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि पूछने वाला ना किस चीज को प्रश्न के रूप में आपके सामने रख दे, वो उसकी मन स्थिति और उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो है प्रश्न पूछे आते हैं वो अर्थपूर्ण होते हैं। तो जितने अर्थपूर्ण तथ्य जो कि प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, सबको प्रश्न के रूप में परिवर्तित करके यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में आपके सामने मैं लेकर के आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के विवेचन में किस पद्धति को अपनाया? विच मेथड हैज रॉबिन्स अडॉप्टेड इन द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स? इन द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, आगमन पद्धति को, निगमन पद्धति को, ए और बी दोनों को किसी निश्चित पद्धति का अनुसरण नहीं किए हैं। ठीक है, आगमन पद्धति क्या होती है बच्चों? आगमन पद्धति, इंडक्टिव मेथड, ये जो है ये पद्धति ये कहती है कि जब कोई विश्लेषण इस प्रकार से किया जाए कि व्यक्तिगत अनुभव या विशिष्ट अनुभव के आधार पर, व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया जाए, तो इस प्रकार का सिद्धांत मतलब सामान्य, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? संबंधित चीज का सामान्य कथन करना। ठीक है, तो व्यवहारिक विशिष्ट अनुभवों के आधार पर जब कोई सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत सामान्य कथन ही कहता है, प्रस्तुत किया जाए, तो ऐसे विश्लेषण की पद्धति को या ऐसे विवेचन की पद्धति को हम लोग आगमन पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को ना ये विज्ञान है ऐसा कहने पे जोर देते हैं, इनका सारा विश्लेषण इसी अर्थशास्त्र को विज्ञान सिद्ध करने पर ही है, तो निश्चित तौर पे आगमन पद्धति की प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, आगमन पद्धति मतलब व्यवहारिक अनुभव, संसार में जो अनुभव है व्यक्ति का अपना अनुभव व्यक्तिगत ही होगा, और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सामान्य कथन कहना, ये बहुत बड़ी तार्किक विसंगति होती है, और इस चीज से एक वैज्ञानिक बचने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने वो निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आगमन पद्धति जो है ये तो है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। दूसरा क्या बचता है? निगमन पद्धति। निगमन पद्धति का संबंध विज्ञान से जुड़ा होता है। ठीक है, विज्ञान में जो कथन होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं या जो निष्कर्ष होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति की दृष्टि से या कुछ व्यक्तियों की दृष्टि से सही नहीं होते हैं, वो सबके लिए सही होते हैं। 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4। इसमें कोई ये कहे अगर कि नहीं 2 + 2 मेरी नजर से तो 3 होगा, तो आप क्या कहेंगे? भैया अपनी नजर अपने पास रखो, समझ गए तुम्हारी नजर में कितनी नजर है। ठीक है, तो ये विज्ञान क्या कहता है? सामान्य कथन कहता है, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जो कि क्या कहता है? ये पहले सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक है, सिद्धांत का, जैसे प्रमेय होता है ना, और प्रमेय का जो है फिर उसको हल किया जाता है, सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और सिद्धांत का के प्रतिपादन का स्पष्टीकरण कहिए या उसकी पुष्टिकरण कहिए, वो उदाहरणों से करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है निगमनात्मक पद्धति की विशिष्टता होती है। निगमनात्मक पद्धति जो है वो विज्ञान से जुड़ा होता है, मैथ से जुड़ा होता है, तर्क विज्ञान से जुड़ा होता है। आगमनात्मक पद्धति जो है वो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जितने विज्ञान होते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ा होता है, जितने विषय होते हैं। क्लियर है? तो ये विज्ञान बनाने पर ये कहते हैं अर्थशास्त्र जो है विशुद्धतः विज्ञान है। ठीक, और इसी आधार पे वो कहते हैं कि साध्यों के प्रकृति के बारे में उसका अध्ययन नहीं करता है, केवल ये देखता है कि साध्य क्या है, अर्थात उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति या मनुष्य या समाज के पास कितनी संसाधन है, उन संसाधनों का किस प्रकार से अर्थशास्त्री वहीं पे आकर के सुझाव देता है कि इन संसाधनों का कैसा उपयोग किया जाएगा, किस तरह से उपयोग किया जाएगा कि उससे ज्यादा से ज्यादा कल्याण प्राप्त हो या ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कल्याण का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प क्या सही हो गया बच्चों? विकल्प सही हो गया निगमन पद्धति, डिडक्टिव मेथड ऑफ एनालिसिस। चलिए, प्रश्न नंबर 16, रॉबिन्स द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन करता है? अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन करता है? किसके अनुसार? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अनुसार। सटीक उत्तर का चयन। जब भी कभी आपकी परीक्षा में इस तरह क्या जाना कि सर्वोत्तम
विकल्प का चयन करिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, सटीक विकल्प या उत्तर का चयन करिए। वहां पे आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि विकल्प वहां पे आपको उलझाने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोपाउंडेड बाय रॉबिन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। धन के उत्पादन का अध्ययन है? नहीं भाई, ये तो एडम स्मिथ साहब का कथन है, एडम स्मिथ और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कथन है। भौतिक कल्याण में वृद्धि का अध्ययन है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये कल्याण को केंद्र में रख करके, कल्याण को सर्वोच्च स्थान दे करके या उसकी महत्ता को स्थापित करके और तब अर्थशास्त्र को उसके आधार पर प्रतिपादित करने का प्रयास जिन अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है, जिनको हम लोग कहते हैं कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा, उनसे संबंधित है, ठीक है। भौतिक कल्याण में वृद्धि का अध्ययन है? सीमित संसाधनों के बीच विकल्पों के चुनाव का अध्ययन है। एकदम सही। विकल्प क्या सही हो गया बेटा? इसमें हो गया विकल्प सी। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प सी सही होगा, इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो सीमित साधनों के बीच विकल्पों के चुनाव का अध्ययन है। देखिए आवश्यकताएं असीमित हैं, ठीक है। चयन की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि कई आवश्यकताएं हैं, उनमें से किस आवश्यकता की पूर्ति किया जाना पहले जरूरी है, आवश्यक है, इसके बारे में चयन करता है एक व्यक्ति, चाहे वो उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता की भूमिका में हो, या उत्पादक की भूमिका में हो, या सामान्य भूमिका में भी हो, सामान्य नागरिक की भूमिका में भी हो, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बड़ा विस्तार मिला, उसको व्यापकता प्राप्त होती है। इस दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा जो कि रॉबिन्स के द्वारा दी गई है, ये भी इस परिभाषा की एक विशिष्टता है। धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा, कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के द्वारा अर्थशास्त्र के विस्तार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बड़ा सीमित और संकुचित कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि वो धन को ही केवल अध्ययन का केंद्र मानते हैं, वो कल्याण को ही, कल्याण में भी भौतिक कल्याण को अध्ययन का केंद्र मानते हैं अर्थशास्त्र का। लेकिन इन दोनों से अतिरिक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें अर्थशास्त्र अपनी भूमिका निभाने की स्थिति में होता है, उसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। इसलिए धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा और कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा, इन दोनों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित और संकुचित कर दिया है। उसमें उस संकुचित या सीमित क्षेत्र को जिसमें बांध दिया गया है, सीमित कर दिया गया था ना, उस बंधन को खोल देते हैं अपनी इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा के द्वारा मिस्टर रॉबिन्स, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र को पहले की तुलना में और विस्तार देते हैं, उसमें और व्यापकता में वृद्धि करते हैं, उसकी व्यापकता में और वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो सीमित साधनों होता क्या है कि एक व्यक्ति के तौर पे देखिए, व्यक्ति चाहे समाज में रह रहा हो, चाहे जंगल में रह रहा हो, चाहे किसी टापू पे रह रहा हो, निर्जन टापू पे रह रहा हो, सबकी आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकताएं असीमित होंगी। असीमित आवश्यकताओं की सापेक्ष जो उपलब्धता होगी साधनों की, जिनसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो निश्चित तौर पर मात्रा में सीमित होंगे। तो ये सर्वव्यापी समस्या है, ठीक है। आवश्यकताएं ज्यादा है और उनके आवश्यकताएं ज्यादा हैं और उनके लिए उपलब्ध साधन है वो सीमित है। तो यही चयन करना है कि पहले नंबर की आवश्यकता, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथी नंबर की कई आवश्यकताएं हैं, उसमें से किस आवश्यकताओं को इस साधन से कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, उनमें से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना हमारे लिए आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर हम जरूरी समझते हैं, ठीक है। पहली तो चयन की समस्या यही हो गई। उसके बाद से क्या हो गया कि जो साधन है ना, ये भी कई प्रयोग में, इनका भी कई वैकल्पिक उपयोग है, ठीक है। तो ये इनमें से वैकल्पिक उपयोगों, साधन के जो कि कई उपयोग है, कई उद्देश्यों में जिसका उपयोग किया, किस उद्देश्य में उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। इन सब का सम्मिलित प्रभाव क्या होता है? चयन की समस्या आती है। तो सीमित साधनों के बीच विकल्पों के चुनाव का, किस विकल्प का चुनाव किया जाए इन साधनों के द्वारा, जिससे कि उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। क्लियर है? तो ये सीमित साधनों के बीच विकल्पों के चुनाव का अध्ययन है। इतना जान लीजिए। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प सही हो गया सी। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, दुर्लभता से क्या आशय है? यहां देखिए, दुर्लभता से क्या आशय है, ये भी प्रश्न बहुत सारगर्भित प्रश्न है। ये दुर्लभता से क्या आशा है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। व्हाट इज मीन बाय स्कैर्सिटी? इस दुर्लभता के क्या अर्थ है? वास्तविक दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार या रॉबिन्स के अनुसार, यही इस प्रश्न में आपसे जानने की अपेक्षा की गई है। दिमाग के घोड़े खोल दीजिए, दौड़ा दीजिए और पकड़ के लाइए असली उत्तर को। कौन सा उत्तर है? संसाधनों की सीमित उपलब्धता। दुर्लभता से क्या आशा है? साधनों की सीमित उपलब्धता, ये दुर्लभता है, ठीक है। संसाधनों या साधनों की असीमित उपलब्धता, असीमित तो है नहीं। अगर साधन या संसाधन असीमित होते ना,
तो दुर्लभता नामक समस्या होती ही नहीं, कोई आर्थिक समस्या होती ही नहीं, और फिर अर्थशास्त्र विषय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होता। और मनुष्य तो इतना स्वार्थी है ना कि अगर किसी चीज की कोई उपयोगिता ना हो उसको अपने से बहुत परे कर देता है, इतनी दूर कर देता है कि उसकी दृष्टि से वो ओझल हो जाए। क्लियर है? तो मांग के सापेक्ष संसाधनों की अल्प उपलब्धता, ध्यान से देखिएगा, सबसे सटीक उत्तर सर्वोत्तम विकल्प के चयन की बात कर रहा है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता, ये सही है, ये दुर्लभता का आशय हो सकता है। ठीक है, संसाधनों की असीमित उपलब्धता, ये तो बिल्कुल ब्लंडर है ऑप्शन, यहां इसको हटाई दीजिए बिल्कुल। मांग के सापेक्ष संसाधनों की अल्प या सीमित उपलब्धता, ठीक है, या अल्प लिखा रहे या सीमित लिखा रहे, या तो दोनों का अर्थ एक ही होगा। मांग के सापेक्ष संसाधनों या साधनों की अल्प या सीमित, अल्प की जगह पे सीमित भी शब्द रहेगा ना, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उपलब्धता। तो देखिए, संसाधन या साधन जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो उपलब्धता में सीमित है, और सीमित को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दुर्लभ है। ये किस कंडीशन में कहा जाएगा कि कोई संसाधन दुर्लभ है? कोई संसाधन दुर्लभ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी उपलब्धता या मात्रा कम मात्रा में वो हमारे बीच में उपलब्ध है। मात्रा भले कम हो, उसकी मांग बिल्कुल ना हो, तो उसको हम लोग दुर्लभ साधन या सीमित साधन नहीं कहेंगे। ऐसे साधन को जो कि प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध हो लेकिन फिर भी उसकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो, तो ऐसा साधन क्या होगा, या ऐसा संसाधन क्या होगा? वो दुर्लभ साधन या संसाधन कहा जाएगा। इतना अपने दिमाग में रखिएगा। Whenever demand will be greater than supply, then that type of resource will be called scarce resources। ठीक है, दुर्लभ साधन से मतलब है मांग की तुलना में कम उपलब्धता। ठीक है, मांग की तुलना में कम उपलब्धता। जैसे हम लोग सब्जी बाजार में जाते हैं, मान लीजिए कुछ सब्जियों का जो वर्ग है वो ऐसा है, जैसे यहां से शुरू करते हैं, यहां से यहां तक 20 दुकानें हैं, शुरू की 5 दुकानें जो है सबसे अच्छी सब्जियां मिलती हैं, और शुरू के 20 दुकानों पे जो है सामान्य सब्जियां मिलती हैं, और लास्ट की जो 5 दुकानें हैं उसमें सबसे बेकार सब्जियां मिलती हैं, सबसे निकृष्ट कोटि की, इंफीरियर गुड जिसको कहते हैं हम लोग अपने आर्थिक शब्द में, अर्थशास्त्र के शब्दों में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत से लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर ये मांग की तुलना में उपलब्धता या आपूर्ति अगर उसकी कम होगी तब ये भी दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी मांग बिल्कुल नहीं है, हालांकि वो कम या सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि साइनाइड को ना सबसे तीखा जहर कहा जाता है, उसके उस प्रॉपर्टी में मत जाइए कि वो दवा के रूप में भी उपयोग हो सकता है। मान लीजिए कि वो जो है जहर के रूप में उपयोग होता है। कौन कमबख्त मरना चाहता है इस प्यारे जीवन को छोड़ करके? तो अगर वो बहुत सीमित मात्रा में भी होगा ना और उसकी मांग शून्य होगी, तो हम कहेंगे कि ये दुर्लभ साधन या सीमित साधन नहीं है। सीमित या दुर्लभ कब कहा जाएगा? जब मांग इतनी हो 20 इकाई की और उपलब्धता हो 18 इकाई की या 15 इकाई की, या मांग से कम हो। ठीक है, तभी वो दुर्लभ या सीमित कहा जाएगा। क्लियर है? ये अपने दिमाग में फैक्ट व्यवस्थित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रॉबिन्स के अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन व विवेचन किया जाता है? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज स्टडीड एंड डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स? चलिए, केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, ये भौतिक वस्तुओं का केवल अध्ययन करते थे कौन? मार्शल। भौतिक कल्याणवादी अर्थशास्त्र की परिभाषा। केवल सेवाओं का अध्ययन तो जो है न मार्शल करते हैं न एडम स्मिथ करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये तो भौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करते हैं, सेवाओं का भी अध्ययन करते हैं। भौतिक वस्तुओं और सेवाओं दोनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक वस्तुओं, सेवाओं एवं मूल्यों का। ठीक है, इसमें 2 विकल्प सही हो सकता है। बड़ा ये क्लिष्ट प्रश्न है, बहुत कठिन और उलझाने वाला प्रश्न है। अगर मूल्य को यहां पे हम प्राइस लेते हैं ना, प्राइस की तौर पे बात करते हैं, तब तो विकल्प हमारा सही होगा डी। ठीक है, लेकिन अगर मूल्य मतलब वैल्यू की बात होती है, वैल्यू मतलब कि क्या ये उचित है या अनुचित है, ये मूल्यात्मक निर्णय कहा जाएगा, वैल्यू जजमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर मूल्य को उस वैल्यू जजमेंट के सापेक्ष लिया जाता है तब तो ये डी विकल्प सही नहीं होगा। यहां मूल्य का मतलब हम वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों से लेते हैं, तो विकल्प हो गया हमारा डी सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी इस प्रकार के प्रश्न आए तो थोड़ा सा थम करके और सोच करके और तब उस प्रश्न का
के विकल्प का चयन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर डी, अगर ये मूल्य का मतलब प्राइस से होगा तब ये विकल्प डी सही होगा, अन्यथा इसमें भौतिक वस्तु एवं सेवाओं दोनों का होगा। ठीक है, हमने इसके पहले वाले किसी प्रश्न की चर्चा के संदर्भ में आपसे कहा था कि विस्तार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तार दिया था अपने विश्लेषण के द्वारा, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अध्ययन और विवेचन के अंतर्गत रॉबिन्स ने। यहाँ ये भी है, इसके पहले जो इनके पूर्ववर्ती थे, देखिए अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं ना बच्चों, वो क्रमिक रूप से उनका विकास हुआ है। पहले धन संबंधी परिभाषा, फिर कल्याण संबंधी परिभाषा, फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा, फिर विकास संबंधी परिभाषा। और ये जितने उत्तरवर्ती, मतलब एक के बाद जब दूसरा आता है तो पहले का उत्तरवर्ती ये दूसरा हो गया। ठीक है, जितने बाद में आने वाले जो परिभाषाएं हैं ना, पहले वाली परिभाषा की जो कमियां थी उन कमियों को समाप्त करते हुए, दूर करते हुए, उसमें सुधार करते हुए और निरंतर सुधार की जो है प्रवृत्ति दिखाई देती है जैसे जैसे परिभाषाओं का कालक्रम हम देखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं आपकी तुलनात्मक रूप से चारों परिभाषाओं में देखा जाए तो सबसे अपरिष्कृत, सबसे दोषपूर्ण परिभाषा धन की संबंधी परिभाषा है। उससे कम दोषपूर्ण या कम अपरिष्कृत परिभाषा कौन सी है? कल्याण संबंधी परिभाषा है। उससे जो है कम अपरिष्कृत या कम दोषपूर्ण परिभाषा कौन सी है? ये दुर्लभता संबंधी। और सबसे कम वो है विकास संबंधी। जैसे जैसे परिभाषाओं का जो विकास होता गया है वैसे वैसे वो पिछली परिभाषाओं की कमियों को दूर करके अपने आप को और बेहतर करती गई हैं। तो परिभाषाओं का जो विकास क्रम है ना, वो अर्थशास्त्र के चिंतन क्रम को भी दर्शाता है। क्लियर है? चलिए, तो लक्ष्यों या साध्यों को प्राप्त करने के बारे में, सीमित संसाधनों के बारे में, विकल्पों के चयन के बारे में, लक्ष्यों अथवा साध्यों की प्रकृति के बारे में रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत अर्थशास्त्र में निम्न में से किसके बारे में विवेचन नहीं किया जाता है? एक चीज और ध्यान में रखिए, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये नहीं कम वक्त ये विशेषण के तौर पे आ गया है ना। बहुत से लोग, अगर 1000 लोग परीक्षा दे रहे होंगे, मान लीजिए 10,000 लोग परीक्षा दे रहे होंगे, तो यकीन जानिए कि कम से कम 50-100 तो इसको ओवरलुक करेंगे ही करेंगे। ये हमारा ये सिस्टम होता है, इनब्यूल्ट सिस्टम इस दिमाग का है, जिससे हम लोग पार नहीं पा सकते हैं। कब पार पा सकते हैं? जैसा हमने आपसे कहा कि जितना ही अपने आप को व्यवस्थित किए रहेंगे, जितने आपको तनाव और दबाव मुक्त किए रहेंगे, उतना ही जो है आप प्रश्नों की प्रकृति का सही अवलोकन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो लक्ष्यों या साध्यों को प्राप्त करने के बारे में, हाँ, लक्ष्यों या साध्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचा जाता है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत या रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत। सीमित संसाधनों के बारे में भी अध्ययन या सोचा जाता है, विचार किया जाता है। विकल्पों के चयन के बारे में भी किया जाता है। लक्ष्यों या अथवा साध्यों की प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में नहीं किया जाता है। हमने अभी इसके पहले कहा ना कि ये अर्थशास्त्र को विज्ञान घोषित करते हैं, विज्ञान साबित करते हैं अपने तर्कों और अपने विश्लेषण के द्वारा। विज्ञान क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। विज्ञान जो है साध्य की प्रकृति के बारे में, कि साध्य अच्छा है कि बुरा है, वो नहीं सोचता। वो ये जानता है कि बाइक तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक, या वो जानता है कि अगर कोई सी दवा का ओवरडोज ले लेंगे तो उससे जो है कुछ ना कुछ उसका रिपर्क्शन हमारे शरीर पे आएगा और आता ही आता है। वो जानता है कि 2 + 2 4 होगा, 2 × 2 भी 4 होगा। क्लियर? तो विज्ञान क्या है? स्पष्ट और अपरिवर्तनीय निष्कर्ष प्रतिपादित करता है। वो निष्कर्ष किसी एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है, सभी के लिए सही होता है। उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? क्योंकि विज्ञान है इसलिए वो ये देखते हैं कि साधन कितने हैं और उपलब्धता, आवश्यकता कितनी है, इन साधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कि हमारी ज्यादा आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ये साध्य क्या है, अच्छा है कि बुरा है, इसके बारे में चिंतन करते ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी परिभाषा क्या है? साध्य तटस्थ है। साध्य कैसा है? साध्य तटस्थ या इंडिफरेंट। कहने का मतलब क्या है कि साध्य जो है वो सही है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है, इस पे तनिक भी विचार नहीं करते। बस ये देखते हैं कि कितने उपलब्ध साधनों से साध्य को पूरा या साध्य को कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए, तो लक्ष्यों अथवा साध्यों की प्रकृति के बारे में ये विवेचन करते नहीं है, इसको विश्लेषण में लाते नहीं, दिमाग में ध्यान में लाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान सिद्ध करना है इनको। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अवसर लागत से क्या आशा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या आशा है? व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? किसी विकल्प के चुनने से मिलने वाला लाभ, किसी विकल्प के चुनने से मिलने वाला लाभ, ठीक है, किसी विकल्प के चुनने पर होने वाला कुल व्यय, किसी विकल्प के चुनने पर त्यागे गए लाभ, ये हो सकता है। किसी विकल्प के चुनने पर त्यागा गया सर्वाधिक लाभ, यही होगा, अर्थात इसका विकल्प डी सही होगा। जैसे हमने आपसे कहा
कि अगर मुझे क्लास लेने में कहीं हमको अगर मान लीजिए कि 500 रुपये मिलता है 1 घंटे का, एक जगह पे 700 रुपये मिलता है, एक जगह पे 1000 रुपये मिलता है, और एक जगह पे 1500 रुपये मिलता है, और कहीं कहीं जो है हमको 2000 रुपये भी प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है मानदेय के रूप में, प्रति क्लास के रूप में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये क्लास ज्वाइन कर लिया जो अधिकतम लाभ मिलेगा। तो इसके कारण ना तो ये क्लास ले पाएंगे इस कोचिंग में, ना इस कोचिंग में, ना इस कोचिंग में, ना ये क्लास ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे दूसरा बेहतर या लाभप्रद विकल्प क्या हो गया, ये। तो इस 2000 रुपए के लिए जिस कोचिंग, मान लीजिए कोचिंग में, ए कोचिंग में हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और ये बी कोचिंग में इतना उपलब्ध है, तो बी कोचिंग में पढ़ाने की लागत क्या है, ए कोचिंग में पढ़ाना, अगर यहाँ नहीं पढ़ाते तो यहीं पे पढ़ाते, तो दूसरा सर्वोत्तम विकल्प जो त्यागा गया है किसी विकल्प के चयन के कारण, वो जो होता है वो अवसर लागत के रूप में जाना जाता है। इतना जान लीजिए। इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे फिर बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।